मैंने मतवसत घराने में जन्म लिया। बज़ाहिर दाल रोटी दोनों वक्तों पूरी थी, लेकिन जमाने की तेज रफ्तारी या फिर हम पाकिस्तानियों की बदनसीबी है कि हमारे जैसे हजारों खानदानों को गुर्बत की लकीर से भी नीचे पहुंचा दिया। जमाना बदल गया, सैकड़ों की तनख्वाहें हजारों में और हजारों की लाखों पर चली गई, लेकिन वालिद साहब की जो तनख्वाह थी वो बरसों गुजरने के बाद भी इतनी ही रही और इसमें एक पाई का भी इजाफा ना हो सका। जब कदरें बदलती हैं, सबसे ज्यादा मतवसत तबका पिसता है। वो शरीफ और सफेद पोश जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वही गैरत और लिहाजो मुरव्वत के मारे पिस जाते हैं। वालिद साहब भी उन्हीं लोगों में से थे। उनकी वो मामूली आमदनी जो हमारे भरे परे कुनबे के लिए काफी थी, जब महंगाई के अफरियत ने मुआशरे को जकड़ा तो आमदनी कलील हो गई। घर की दाल रोटी में भी किल्लत आ गई। तभी मेरी वालदा की हिम्मत काम आई। वालदा ने एफए तक तालीम पाई थी। उन्होंने छोटे बच्चों की जिम्मेदारियों के होते बतौर प्राइवेट तालबा बीए और फिर बीएड किया और मुलाजमत के लिए भाग दौड़ की, तो अल्लाह ताला ने करम किया और एक स्कूल में उनको नौकरी मिल गई। अम्मी जान अगर हिम्मत से काम ना लेती तो इस दौर में कब के भूखे मर गए होते, या फिर अपनी अना को मारकर रिश्तेदारों से मांग कर खाते। मगर रिश्तेदार भी कब ज्यादा दिन तक साथ देते हैं। बिला तामुल कहती हूं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है हमारी मां का दिया हुआ है। वालिद साहब ने हमको कुछ नहीं दिया, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तिबन कुछ सुस्त वाक़े हुए थे। उम्र भर एक मामूली मुलाजमत पर कनात किए रहे और किसी दूसरी अच्छी नौकरी के लिए हाथ पांव ना मार सके और ना ही आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो दी। अम्मी जान जब मुलाजमत को जा रही थीं और मुलाजमत भी नई नई मिली थी कि मैं पैदा हो गई। तीनों बहनें स्कूल जाती थीं, भाई छोटा था, अम्मी उसको साथ ले जाती थीं। मेरी परवरिश मसला बन गई। इसी आड़े वक्त में नानी अम्मा काम आई, वरना तो अम्मी जान को मुलाजमत छोड़नी पड़ती। उन्होंने मुझे पालने का जिम्मा ले लिया और मैं एक माह की बच्ची नानी के घर पहुंचा दी गई। पालने में पड़े हुए बच्चे को क्या खबर उसके माँ बाप कौन है और कौन उसकी परवरिश कर रहा है। ननिहाल खुशहाल, तालीम याफ्ता और सुलझे हुए लोग थे। घर में माहौल पुरसुकून था। मुझे मामू, नानी और खालाओं का बेहद प्यार मिला। पालने से बचपन और वो लड़कपन की उम्र को पहुंच गई। नानी और खाला से इतनी मानूस हो गई थी कि फिर उन्हीं के पास रह गई। जब बाशऊर हो गई, ये जरूर सोचती थी कि वालिदैन का घर अपना घर होता है, आखिर कभी तो वहां जाना ही होगा। मैं बहुत कम वालिदैन के घर जाती थी। कभी जब अम्मी को ज्यादा छुट्टियां मिलती, वो नानी के घर फोन करती, तब मैं बड़ी अम्मी के साथ वालिदैन के घर रहने चली जाती थी। नानी को मैं बड़ी अम्मी कहा करती थी। वालिदैन के घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ था, जबकि मैं एक प्यार भरे और पुरसुकून माहौल की परवरदा थी। वहां के घर की फिजा में मेरे भाई बहनों की लड़ाइयां, झगड़े और चीखों पुकार थी, जिसकी मैं आदी न थी। तभी मैं वहां जाकर खौफजदा हो जाती थी। मेरा भाई अशर इकलौता होने की वजह से लाडला था। माँ बाप के बेहद प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। वो हठ धर्म और जिद्दी हो गया। पढ़ने में दिलचस्पी ना लेता। हर किस्म की पाबंदी उसे खटकती थी। वालिदैन उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करते तो चीजें पटकता, तोड़ फोड़ करता था। गर्ज उसकी जिद्दी तबीयत से खौफ आने लगा कि वो जो चाहता था कर गुजरता था। बड़ी बहनें भी उससे डरती थीं। वालदा मुलाजमत के सबब घर की तरफ पूरी तवज्जो न दे सकती थी। बड़ी बहन को इसी वजह से स्कूल से हटा लिया कि वो घर संभालती थी। वालिद लापरवाह मिजाज के मालिक। मेरी बहनें पढ़ाई से ज्यादा टीवी और फैशन की तरफ मतवज्जे हो गई। पहले वो मुझसे प्यार से मिलती, फिर उनका रवैया मेरे साथ भी नाकाबिले फाहम और बहुत अजीब हो गया। बचपन से जहां मैं रह रही थी, मुझे हर तरह का आराम था। नानी ने तमीज और तरीके की हर बात सिखाई, जबकि गालम गलोच और लड़ना झगड़ना बहनों की आदत थी। माँ बाप के घर जाने की आरजू खत्म हो गई, क्योंकि उनके घरेलू माहौल से मुझे नफरत हो गई थी। मामू को मेरी पढ़ाई की फिक्र रहती थी और मैं उनके पास दिल लगाकर पढ़ती थी। स्कूल में अच्छी तालिबा थी और इम्तिहान में शानदार नंबरों से पास होती थी। यूं मैंने एफए कर लिया। मामू की शादी के 2 माह बाद रिजाई लाही से नानी वफात पा गई। मेरे लिए तो वो माँ का दर्जा रखती थी। उन दिनों बहुत मलूल थी कि एक रोज मामानी ने किसी बात पर डांट दिया। डांट डपट की आदी न थी, बस दिल बुरी तरह टूट गया। जब खुददारी पर चोट लगी तो वालिदैन की अहमियत का एहसास हुआ। तभी इसरार करके अपने घर आ गई।
अगरचे यहाँ रहन सहन का फर्क था और घुटे हुए माहौल से वहशत होती, लेकिन मेरे अंदर जिस कश्मकश ने सर उठाया था वो खत्म हो गई। माहौल जो भी था, अब मुझे उसी घर में रहना था। सभी कुछ मेरे लिए अजनबी था, सिवाय अम्मी जान के, और अम्मी जान मुझसे वालेहाना मोहब्बत करती थी, मगर मेरी बहनें मुझसे यूं पेश आती जैसे मैं दूसरे खानदान की हूं। ददयाल से वाकिफ न थी, बहुत कम लोगों को पहचानती थी। मेरा वास्ता अब उनसे पड़ा था, क्योंकि वो कभी हमारी ननियाल ना आते। पहली बार फूफी इशरत मिली तो प्यार से गले लगा लिया। अच्छी लगी, उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि अच्छी सोच रखती हैं। अब अपनों ने हमारे घर ज्यादा आना जाना शुरू कर दिया। उनको मुझसे दिलचस्पी हो गई, बार बार मेरे सामने अपने बेटे का तज़किरा करती और तारीफ करती कि अफरोज बहुत अच्छा लड़का है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, जब ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेगा तो तुमसे मिलने आएगा। तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी किस कदर शाइस्ता और तालीम याफ्ता है वो। मैं इतनी बच्ची न थी कि इन बातों का मतलब न समझती। यकीनन वह मुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहती थी। अफरोज वाकई निहायत खूबरू जवान था। वो मुहज्जब और शाइस्ता भी था और उसका मुस्तकबिल रोशन था, लेकिन एक कमी उसकी शख्सियत में ये थी कि तबीयत में जल्दबाजी कूट कूट कर भरी हुई थी। फैसले करने में सोचो विचार से काम न लेता था। इसी जल्दबाजी की आदत ने बिलाखिर उसकी खुशियों का काम तमाम किया। खानदान में हर सभी की आरजू थी कि वह अफरोज को अपना दामाद बना लें, लेकिन फूफो की नजरें इंतखाब मुझ पर पड़ी। मुझे भी फख्र सा महसूस हुआ, इतनी लड़कियां छोड़कर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया है। वो बेटे के इंतजार में थी कि अफरोज आए तो अब्बू अम्मी से मेरा रिश्ता मांग ले। जब अफरोज ट्रेनिंग मुकम्मल करके लौटा, माँ ने मेरा नाम उसके सामने रख दिया। तभी वो बोला, अम्मी जान, मैंने आलिया को कभी शरीके हयात बनाने का नहीं सोचा, क्योंकि वो हमारे खानदान से दूर पली बड़ी है। मालूम नहीं किस मिजाज और किस आदात की मालिक है। बचपन में एक दो बार देखा था, मैं उसके साथ शादी का रिस्क नहीं ले सकता। आप मेरी शादी बड़ी खाला की बेटी लाइबा से कर दे। लाइबा मुझे पसंद है। बड़ी फूफो का घर छोटी फूफो के मकान से करीब था और उनका हर वक्त आना जाना रहता था। अफरोज और लाइबा बचपन में साथ खेलते थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। लाइबा अगरचे फूफो को पसंद न थी, मगर भांजी थी। वो बेटे की फरमाइश सुनकर खामोश हो गई। वो तो बेटे की मोहब्बत से मजबूर थी और ऐसी मजबूरी पर बड़ी फूफो की बातें खिल गई थी। अफरोज का रिश्ता अगरचे लाइबा से हो गया, लेकिन वो हमारे घर भी मतवातर आने लगा। मुझसे खूब बातें करता, मेरा ज्यादा ध्यान पढ़ाई की तरफ था, फिर भी उसका दिल रखने को अफरोज से बातचीत कर लिया करती थी। उसका हर रोज आना और हमसे घुल मिल जाना अजीब सा सिलसिला था, जो कभी कभी मुझे उलझा देता था। मैं उसके बारे में सोचने लगी, मगर उसकी चाहत को दिल का रोग ना बनाया। जानती थी कि लाइबा से इसका रिश्ता तय है। मेरा लहजा, अंदाज, रख रखाव और बहनों से मुख्तलिफ था, तभी खानदान वालों की नजरें मुझ पर पड़ जाती थी। वो मेरी बहनों के एतवार पसंद न करते थे, उनके रिश्तों के लिए दिलचस्पी न रखते, मगर सभी मुझे पसंद करते थे। बहनों ने इस फर्क को महसूस किया, उनके रवैयों में भी मस्बत तब्दीलियां आने लगी। वो मुझसे मुतासिर हुई, खुद को मेरी तरह ढाल रही थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। एक रोज अजीब खबर मिली कि अफरोज ने लाइबा से शादी से इनकार कर दिया है। उसकी कुछ बातें नाजुक मिजाज को नागवार गुजरी तो दोनों में तू मैं हो गई। अफरोज एक जल्दबाज घर आकर मां से मंगनी तोड़ने को इसरार करने लगा। मां बेटे की जिद से मजबूर हो गई। सगी बहन को जवाब देना पड़ा, जिसकी वजह से दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गईं। अफरोज ने लाइबा को जलाने की खातिर उसकी चचाजाद से नाता जोड़ लिया, जिसका नाम शीरीं था। शीरीं का घर भी लाइबा के घर से करीब था। अब वो मां से मुसर हुआ कि शीरीं के वालदैन से रिश्ता मांगो। मां बेचारी दम बखुद क्या करे। जब बेटे ने किसी तौर चैन ना लेने दिया तो मां उनके दर पर गई। शीरीं के वालदैन को इल्म था कि उनकी बेटी अफरोज को पसंद करती है। उन्होंने रिश्ता देने में देर ना की। यूं सारे खानदान में हाहाकार मच गई कि अजीब हवा है जो लाइबा के चचा और चची ने उसी लड़के को दामाद कबूल किया है जिससे उनकी भतीजी की मंगनी टूटी है। खैर, बेटी से प्यार करने वालों को तो अपनी बेटी की खुशी अजीज थी, उनको कब किसी की परवाह थी। यूं भी लाइबा की अम्मी से उसकी चची के ताल्लुकात ठीक न थे और कशीदगी में इजाफा हो गया। यह अफरोज का एक वक्ती और जज्बाती फैसला था। उसने जज्बात में आकर मां से कहा था कि वो लाइबा से मंगनी तोड़ना चाहता है। जब गुस्सा ठंडा हुआ,
अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। वो दिल से शीरीं को ना चाहता था, लाइबा को जलाने को ये सब कुछ किया था। हमारी बड़ी फूफो को तो इस कदर सदमा हुआ कि वो बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हो गई, लेकिन छोटी फूफो बेचारी मजबूर थी। वो बहन की दिलजोई भी न कर सकती थी। शीरीं मंगनी के बाद बहुत खुश थी। वो मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुनने लगी। उसे खुश देखकर अफरोज को अपने अंदर शर्मिंदगी और मलाल महसूस होता था कि उसने क्या कर दिया। अब शीरीं से मंगनी तोड़ने का इकदाम उसे सबकी नजरों में गिरा देता। लिहाजा कभी कभी मां से अपने दिली जज्बात का इजहार कर बैठता था कि शीरीं से मंगनी करके उससे भूल हो गई है। दरअसल तो उसे लाइबा ही पसंद है। ये सुनकर मां का दिल धक से रह जाता। जिसने सगी बहन का दिल तोड़ा था, खानदान वाली अफरोज की मां को ज्यादा मुंह न लगाते थे। वो समझते थे कि जो खातून सगी बहन को धुतकार सकती है, भला वो किसी और से क्या निभाएगी। इस बात का भी फूफो को दुख लगता, मगर क्या करती, सब्र ही करना था। सब्र तो वो बरसों से कर रही थी। अफरोज अभी 5 बरस का था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तभी से फूफो ने सब्र से काम लेना शुरू किया। बहुत मेहनत करके बेटे को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाया था। जब बुरे दिन खानदान वाले पहचानते न थे, बेटा अफसर लग गया। हर किसी ने रिश्तेदारी जितलानी शुरू कर दी। इस बायस अब फूफो भी उससे बददिल हो गई थी और अफरोज ही उनके लिए सब कुछ था। वो अक्सर अम्मी से कहती थी कि गुर्बत में हम माँ बेटा गैर थे, अब सबको हम अपने और अच्छे लगने लगे हैं। देखो तो ये जमाना भी किस कदर अजीब है। बेवगी के दुख सहते सहते छोटी फूफो बहुत हसास हो गई थी। वो लोगों के तानों तशनों से घबराती थी। अफरोज का तबादला हो गया तो वो दूसरे शहर चला गया और मां को खानदान भर की बातें सुनने के लिए तन्हा छोड़ गया। लाइबा मंगनी के टूट जाने से बहुत अपसेट थी। उसकी हालत ये हो गई कि खाना पीना तर्क किया और हड्डियों का ढांचा रह गई। एक रोज किसी तकरीब में लाइबा की मां से सामना हो गया तो उसने बहन से बड़े दुख के साथ शिकवा किया कि तुमको मेरी बेटी के साथ क्या दुश्मनी थी। पहले उसका चाह से रिश्ता मांगा, फिर उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जरा देखो तो सही इसकी हालत, चंद दिनों की मेहमान लगती है। ये बात उन्होंने इस तरह भरी तकरीब में कही कि छोटी बहन पानी पानी हो गई कि तमाम औरतें जो वहां थीं तरह तरह की बातें करने लगीं और छोटी फूफो को मोर्दे इल्जाम ठहराने लगी। इशरत फूफो को पसीना आ गया, जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। तकरीब से लौटी तो बहुत मुस्तरिब थीं। इस कदर दुखी हुई, अचानक दिल का दौरा पड़ गया और खालिक से जा मिली। अफरोज छुट्टी लेकर घर आ रहा था कि रास्ते में एक रिश्तेदार मिला। उसने बताया कि तुम्हारी वालदा फौत हो गई है। एक तकरीब में गई थी, वहां लाइबा से तुम्हारी मंगनी टूटने के सबब औरतों ने उनको खूब परेशान किया। घर आई तो गम से दिल का दौरा पड़ गया और वफात हो गई। ये किस्सा सुनकर अफरोज की हालत गैर हो गई कि सगी बहन ने भी परेशान किया, इतना कि उन्होंने बातें दिल पर ले ली। बस वो हरासा अफ्ताओं खैजा घर पहुंचा, मगर जनाजा रह गया था, जिसको रोते से सकते कंधा दिया और वापस लौटा तो घर भाएं भाएं करता मिला। अब घर में क्या बाकी रह गया था? भाई था और ना कोई बहन जिसके गले लगकर 2 आंसू बहाता। एक पड़ोसन ताजियत को आई, एक और तीली लगाकर गई कि अफरोज बेटा, मरते दम तुम्हारी मां ने कहा था शीरीं से हरगिज शादी ना करना, वरना मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। उसका दिल भी शीरीं से भर चुका था। उसके फोन आते तो जी न करता कि बात करे। उसे तो जैसे बहाना मिल गया। उसने मरहूमा मां के फरमान को पूरा करने के लिए शीरीं से शादी ना करने का फैसला कर लिया और ये फैसला फौरन उसको फोन करके सुना भी दिया। उन दिनों अफरोज की अजीब हालत थी। दफ्तर से मजीद छुट्टी ले ली, सारा दिन भूखा प्यासा घर में पड़ा रहता। कोई उसको समझाने वाला न था, कोई सहारा देने वाला न था। अम्मी भी ताजियत को गईं। उसका यह हाल देखकर तो मिन्नत समाजत करके घर ले आई कि ननद का बेटा था, वो ननद जिसने हमेशा उनसे प्यार किया था। फिर अम्मी ने अब्बू से कहा कि कुछ दिन अपने घर पर इसे रोक लो, अगर ये अकेला रहा तो दिमाग पर असर हो जाएगा। अफरोज की हालत वाकई दीदनी थी कि खस्ता हाल और बहुत बदहाल था। मां की वफात के दुख से दीवाना सा लगता था। उसके जहन में ये बात बैठा दी गई थी कि खानदान वाले तुम्हारी मां से नफरत करते थे। औरतों ने ताने देकर उसकी जान ले ली। शीरीं से मंगनी टूटने के बाद वो सब दूर हो गया। उसको जीने से भी कोई दिलचस्पी ना रही। जाने उसकी फितरत कैसी थी जो हर लम्हे बदलती रहती थी। पता नहीं कि वो क्यों इस कदर बदगुमान हो गया था
कि सभी उसको अपने माँ के कातिल दिखाई देते थे। एक हमारे घराने के सिवा वो अम्मी पर एतबार करता था। मेरी माँ की आदत थी कि फजूल बातों में दिलचस्पी लेने से कतराती थी और बेपरकी नहीं उड़ाती थी। बहरहाल जिंदगी में कभी इससे कबल मैंने अफरोज को ऐसा उजड़ा हुआ नहीं देखा था। जब मैं कॉलेज से आई, उसे अपने घर बैठे देखा। मैंने फुप्पो के अफसोस के लिए कुछ बातें कहीं तो वो रो पड़ा। तभी मेरे दिल में उसके लिए जगह पैदा हो गई और उसकी दिलजुई के लिए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। उसकी दिलजुई की खातिर फिर मैंने कॉलेज से छुट्टियां ले ली ताकि जितने दिन वो हमारे घर रहे उसका दिल लगा रहे। वो मेरी सब बहनों से ज्यादा मुझसे बातें करता था। एक दिन कहने लगा, आलिया तुम सबसे कितनी मुख्तलिफ हो। तुम वाकई खूबसूरत हो, अपनी सूरत से भी और अपनी सोचों से भी। काश मैं अम्मी के इंतखाब पर एतबार कर लेता। तुम ही उनकी पसंद थी। वो तुम्ही को बहू के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन मैं कम फहम और नादान उनका कहा नहीं माना और आज मेरी माँ भी इस गम में चली गई। ये बातें उसने ऐसे कहीं जैसे दिल से कही हो। मुझे जाते वक्त अपना एड्रेस भी दिया कि खत लिखना। जब वो चला गया मैंने खत ना लिखा तो उसने खुद ही लिख दिया। फिर खत पर खत आने लगे, तभी मुझे जवाब देना ही पड़ा। फिर ये सिलसिला चल निकला। उसके खतूत ने मेरी पसंदीदगी को चाहत में बदल दिया, मगर मैंने इजहार ना किया। वो बार बार खतूत में अपनी चाहत का इजहार करता था। उसकी बातें दिल में घर करने लगी, मगर मैं मोहतात रही। फिर जब वो छुट्टियों में आया तो उसने बातों बातों में मुझसे कहा कि वो वाकई अपनी फूफी की बेटी लाइबा ही को पसंद करता है, मगर खुद मंगनी खत्म करके उसको गंवा चुका है। अब कैसे दोबारा ये ताल्लुक जुड़ सकता है। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनती थी। एक रोज कहा कि अगर तुम अभी तक लाइबा के शहर से नहीं निकले तो फिर क्यों उसकी चचाजाद शीरी से नाता जोड़ लिया था। उसको किसी बात की सजा देना चाहता था, लेकिन अब दोबारा उसे मनाना चाहता हूं। समझ में नहीं आता कैसे मनाऊं। तब मैं सोचने लगी कि ये कैसा इंसान है जो फैसले बदलने में देर नहीं लगाता और दूसरों की जिंदगी को खेल समझता है। मैं इससे प्यार करने लगी थी, उसे दिल से शाद देखना चाहती थी, लिहाजा कुछ ना कहा और इस पर भी जाहिर ना होने दिया कि उसके लिए दिल में चाहत के जज्बात रखती हूं। वो वापस ड्यूटी पर चला गया। मुझे खतूत लिखता और मोहब्बत भरे अशआर भी लिख देता तो मैं दोस्त समझकर उसका मान तोड़ना ना चाहती थी, मगर मेरे जहन में ये बात जम गई थी कि वो लाइबा को चाहता है, वो मेरा नहीं किसी और का है। एक रोज अम्मी जान ने मुझे ये कहकर हैरान कर दिया कि तुम्हारी क्या मर्जी है, अफरोज तुमको बहुत चाहता है और मुझसे तुम्हारे रिश्ते के लिए मिन्नतें कर रहा है। वो अपना मकान और सब कुछ तुम्हारे नाम करने को तैयार है। मेरा दिमाग चकरा गया कि ये सब क्या है। उधर मुझे दोस्त कहकर दिल की बातें बताकर जाता है, लाइबा से अभी तक मोहब्बत के अफसाने सुनाता है, और उधर मैंने अपनी सहेली को बताया। उसने कहा कि उसकी नफ्सियात ये है कि दूसरी लड़की से मोहब्बत का फसाना सुनाकर तुम्हारे दिल में जलन जगाना चाहता है। कुछ आदमी इसी किस्म के होते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसको यही जितलाते हैं कि वो किसी और से प्यार करते हैं, दरअसल वो तुमसे ही प्यार करता है। ये अजीब सी कहानी थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैंने इन बातों पर तवज्जो ना दी और इस बात पर यकीन कायम रखा कि वो किसी और को चाहता है, मुझको नहीं। मुझसे सिर्फ दिल की बातें शेयर करता है। इस बार वो आया तो मैंने कहा, अफरोज तुम क्यों मुझे ऐसे खत लिखते हो? आखिर इन खतूत के लिखने का क्या मकसद है, जबकि लाइबा तुम्हारे दिल की दुनिया पर जा गुजरी है। आलिया, दर हकीकत मैं तुम्ही को पसंद करता हूं, तुम्ही से शादी करना चाहता हूं। बाकी जो बातें करता रहता हूं वो सब फजूल है और उनकी कोई हकीकत नहीं है। अब लाइबा और शीरी दोनों ही मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम है। मेरा अंदाज ही ऐसा है, मुझको समझ जाओ। वो ये बातें कहकर चला गया और मेरा सुकून लुट गया। दिन रात सोचों में गर्क रहने लगी। उसके खत पर खत आने लगे। ये खत मेरी बहन जो घर में होती थी वसूल कर लेती थी, लेकिन एक रोज अफरोज का एक खत अब्बू के हाथ लग गया। अब्बू ने मेरी बहुत बेइज्जती की और जब वो हमारे घर आया तो अब्बू ने उसकी भी बेइज्जती की कि भांजे साहब, तुमने ही हमारा घर ताड़ लिया है। जब सबने ठुकरा दिया हमने हमदर्दी की, प्यार दिया। उसका ये सिला के मेरी बेटी को खतूत लिखते हो। अगर शादी करना चाहते हो तो इज्जतदारों की तरह सीधे स्वभाव माँ बाप से रिश्ता मांगते। ये चोरी छुपे मेरी बेटी को मोहब्बत नामे लिखना क्या मानी रखते हैं? आइंदा हमारे घर कदम रखा तो हशर कर दूंगा। अब्बू की डांट डपट ने उसे इस कदर दिल शिकस्ता किया
कि वो दोबारा हमारे घर ना आया, बल्कि उसने बड़ी फूफो को मनाकर लाइबा से शादी कर ली और उसे अपने साथ ले गया। जिस रोज उसकी शादी का दावतनामा मिला, दुख से बेहाल हो गई। लगता था कि दिल बंद हो जाएगा। सोचा उसने फिर जल्दबाजी की है। अब्बू की डांट सहकर अम्मी से बात करता तो यकीनन बात बन जाती। अम्मी उसको मेरा रिश्ता देना चाहती थी। मुझे बार बार समझाती थी कि अफरोज अच्छा लड़का है, तुम राजी हो जाओ, उसका कोई नहीं है, वो हमेशा हमारा बनकर रहेगा। मगर अफरोज ने तो मोहलत ही ना दी, झटपट अपनी शादी का फैसला कर लिया। काश ये उसका फैसला सही होता, मगर मैं जानती थी कि उसका फैसला सही नहीं है। वो लाइबा के साथ खुश ना रह सकेगा। वो बड़ी तेज मिजाज लड़की थी। वही हुआ जिसका डर था। वो लाइबा के साथ खुश ना रह सका। उसे शादी के बाद भी मेरी याद सताती और तड़पाती रही। वो रोज ही लाइबा को ये बताता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे भुला नहीं सकता, वो मेरे बगैर खुद को वीरान और अधूरा तस्वुर करता है। कोई बीवी ये बातें कब तक सुनती और बर्दाश्त करती है। आखिर लाइबा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक दिन झगड़ा हुआ और वो रूठकर मैके आ गई। फिर उसने तलाक मांग ली और वापस अफरोज के पास जाने से इनकार कर दिया। मेरी शादी अपने अब्बू के दोस्त के बेटे से हो गई। मेरे शौहर अच्छे इंसान हैं, वो एक नॉर्मल शख्स हैं, दिल लगाकर मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं मेरी झोली में ला डालते हैं। लेकिन अजीब बात है कि मुझे अब तक वो नॉर्मल शख्स नहीं भूलता। जब तन्हाई में बैठती हूँ वो याद आ जाता है। सुना है वो भी अभी तक मुझे भुला नहीं पाया है। आज भी जब मेरी याद आती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो दोस्तों, मोहब्बत में जल्दबाजी का अंजाम ऐसा ही होता है। कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।